फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सीधू। आज मैं आपके सामने एलिजाबेथ बेतोरी की कहानी लेके आई हूँ, जो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में द मोस्ट प्रोलिफिक फीमेल मर्डरर की टाइटल आजमाई है। ये कई नाम से जाने जाती है, जैसे कि ब्लडी काउंटेस, लेडी ड्रैकुला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इनका जन्म होती है 1561 को हंगरी में। इनके पिता है जॉर्ज बेतोरी और माता है अन्ना बेतोरी। अब इनका जो परिवार है वो एक बहुत ही उच्च श्रेणी वाला परिवार था। मतलब उस समय हंगरी में परिवार को अलग अलग तरह की दर्जा दी जाती है। मतलब ऊपर वाले दर्जा या फिर नीचे वाले मिडिल मिडिल इनकम वाली फैमिली, ऐसे कई कई दर्जाएं दी जाती थी। तो इनका ये जो फैमिली है वो बहुत ही उच्च श्रेणी वाली फैमिली है, बहुत ही नोबल परिवार है, जो उस समय की रॉयल किंगडम या फिर रॉयल फैमिली के समान ही है। अब ऐसे उच्च फैमिली में पैदा होने के कारण उसे अच्छी तरह से शिक्षा दी गई थी और वो कई कई लैंग्वेजेस भी जानते थे, जैसे कि ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, हंगेरियन। वो कई लैंग्वेजेस में फ्लुएंट थी। अब उनकी शादी हुई जब वो 15 साल की थी और उनकी शादी हुई फेरंग नडासडी के साथ, जो उनकी फैमिली के तरह एक दूसरे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के वाले हैं और साथ में वो हंगरी की मिलिट्री ऑफिशियल भी था। अब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था शादी के बाद और उनके 4 बच्चे भी हो गए। और जब ऑटोमन एम्पायर ने वार करना शुरू किया हंगरी के अगेंस्ट, तब इनको जामिर फेरेंग नडासडी को, इससे पहले एक बार मैं बोलना चाहूंगी कि एलिजाबेथ बेतौरी ने अपनी शादी के बाद भी अपने सरनेम नहीं चेंज किया था, क्योंकि उनका ये जो फैमिली है वो नडासडी की फैमिली से भी ऊंची थी, इसीलिए। और उसके वजह फेरेंग नडासडी ने अपना सरनेम बदल के फेरेंग बेतौरी करा दिया था। तो आप जान सकते हैं कि वहां पे जो फैमिली क्लास है वो कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है। और तब ओटोमन एम्पायर ने हंगरी के खिलाफ वार लड़ना शुरू किया। तो इनको या फिर ये फेरेंग नडासडी को युद्ध करने के लिए भेज दिया गया, मिलिट्री कैप्टन बना के भेज दिया गया। तब क्या हुआ, ये परिवार का और बिजनेस का, एस्टेट का, सभी चीजों की जिम्मेदारी ये बेतौरी के कंधों पे आ गई और वो ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से या फिर बेहतरीन तरीके से निभाते आ रही थी। अचानक युद्ध के बीच 1604 में कई डिसीज की वजह से नडासडी की डेथ हो जाता है और जब वो मरता है तब एलिजाबेथ बेतौरी 43 ईयर्स की थी, 23 ईयर्स की थी, 23 साल की थी। तो उनके मरने के बाद चीजें बदलने लगी, जैसे कि एलिजाबेथ बेतौरी को मरने की डर आने लगी, उन्हें अपने बूटी होने की डर आने लगी। उसे उन्हें लगा कि मैं अगर ऐसे ही रहूंगी तो मेरी जवानी टूट रहा है, मैं बूटी होती जा रही हूँ, ऐसे ऐसे कई ख्याल आने लगे। एक दिन जब वो रसोई में थी, उनकी मेड के हाथ में चाकू लग गई और हाथ की जो चोट है उसमें से एक बूंद खून बेतौरी के हाथ में भी गिर गई। अब जब उन्होंने अपने हाथ को साफ किया तो उन्हें ऐसा लगा कि जिस जगह पे त्वचा के जिस जगह पे ये जो खून गिरी है ना, उस जगह में त्वचा ज्यादा मुलायम हो गया है या फिर त्वचा चमकने लगा है। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये खून का ही कुछ मैजिक है। तो मैं एक बात और बताती हूँ आपको, क्योंकि इसको ना पहले बचपन में एपिलेप्सी हो गई थी और हंगरी में एक प्रैक्टिस था कि किसी को जब एपिलेप्सी होता है तो किसी नॉन एपिलेप्टिक वालों के खून उनके ऑटो पे लगा लेते हैं या फिर नॉन एपिलेप्टिक वालों का खून इसको पीने को देते हैं और जैसे ऐसे ही वो ठीक हो जाता है। तो लेडी बेतौरी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि बचपन से ही उन्हें खून से एक लगाव थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि खून सब कुछ ठीक कर सकता है। तो अब ये सिचुएशन हुआ तो उन्हें फिर वही ख्याल आ गया कि ये शायद खून का ही कुछ मैजिक है। तो क्या किया, उन्होंने अपने कैसल के पंडितों को बुला दिया और पंडितों से ये बात शेयर किया और उनसे पूछ लिया कि मेरी जवानी बरकरार रखने के लिए आप कोई उपाय दे दीजिए मुझे, क्या ये खून से हो सकता है। अब पंडितों को ऐसे लगा कि हमें इनकी बात को मान लेनी चाहिए, वही हमारे लिए बेहतर होगा। तो पंडितों ने ये जवाब दे दिया कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, अगर आप खून आजमा सकते हैं तो आपकी जवानी भी बरकरार रहेगी, आप कभी बूढ़ी नहीं हो जाएगी। अब पंडितों ने ये कहा कि आप एक काम कीजिए, आप कुंवारी लड़कियों के खून पीना शुरू कीजिए, वैसे आपकी जवानी हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। अब बेतौरी को और कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से ही उसके दिमाग में ये ख्याल है कि अगर खून है तो कुछ हो सकता है।
तो उनके साथ साथ जब ये पंडितों ने ये बात साबित भी कह दिया, ये कह के कि आप ऐसा कर दीजिए, तो उन्हें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आर्मी को लेके रात को जाना शुरू किया छोटी छोटी बच्चों की और लड़कियों की खोज में। पहले उन्होंने गरीब घरों की लड़कियों को लेकर आए कैसिल में, ये कह के कि हाँ तो मेरे साथ आइए, मैं तुम्हें काम दे दूंगी। और कभी कभी अपने कैसिल में जो भी मेड्स और सर्वेंट्स है उनकी लड़कियों को भी कैसिल में बुलाने लगी, और इनके साथ ये बहुत ही ब्रूटली व्यवहार कर रही थी। जैसे कि वो क्या कर रही थी, वो चाकू से इनके शरीर पे चोट बनाती थी और चोट से निकलने वाले खून पीती थी, और छोटे टुकड़ों में उनके शरीर को काटती थी, और जो बहने वाले खून है ना, वो खून लेके अपने पूल में फिल करके वहां पे स्नान करती थी। जैसे कि हम हल्दी और चंदन से नहाते हैं ना, वैसे ही वो उस खून के एक नदी बना के उस टब में नहा लेती थी। और साथ में वो अपने जवानी की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उनके फ्लैश के पीसेस, उनके मांस के टुकड़े खा भी जाती थी कभी कभी। तो ये लगभग 1604 से 7 साल तक ये चली गई, किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी परिवार की औरत है ना, अगर किसी को कोई शक भी है तो कोई भी जाके उनसे कुछ भी पूछ नहीं सकती थी। अब क्या हुआ, इतने साल ये करने के बाद भी उन्हें अपने शरीर में कुछ डिफरेंस नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया, फिर भी वही पंडितों को बुला दिया। अब बेवकूफ पंडितों ने ये कहा कि आपने जो किया वो ठीक ही है, लेकिन वो सारी लड़कियां नीची श्रेणी वाली घर की लड़कियां हैं, मतलब वो अमीर घर की लड़कियां नहीं थी। तो शायद इसीलिए आपका इरादा आपकी इरादा टूट रहा है, या फिर आपकी जवानी नहीं रह रही है, इसीलिए आप एक काम कीजिए, आप अमीर घर की लड़कियों से खून ले लीजिए। अब उन्होंने क्या किया, अमीर लड़कियों को घर में लाना या फिर कैसल में लाना इतना आसान नहीं था, तो उन्होंने एक काम किया। जैसे ही वो बहुत ही उच्च शिक्षित औरत थी, उन्होंने पढ़ाने के नाम लेके या फिर ऐसे अडॉप्शन, ऐसे कई नाम से अमीर घर की लड़कियों को भी अपने घर बुलाने लगी, और उनके साथ भी यही करती रही। और मानता जाता है कि लगभग 650 मर्डर्स की है एलिजाबेथ बेथोरी ने, 650 लड़कियों को मार दी है एलिजाबेथ बेथोरी ने। अब सबको शक होने लगा, क्योंकि कैसल की तरफ जो भी लड़कियां जाती है ना, वो कभी वापस नहीं आती है, तो अब सबको शक होने लगा। अब एक दिन लोगों को इनके घर के आंगन से दो लड़कियों की, दो छोटे लड़कियों की लाश मतलब उनके उनके शरीर के टुकड़े मिल जाता है। तभी लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, और साथ में उनके कैसल के सर्वेंट्स भी उनके खिलाफ बोल दिया। अब उनके जो जो साथिया थे, सबको सजा दी गई, सबको जिंदा जला दिया गया, लेकिन उसे सजा देना नामुमकिन था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वहां की फैमिली स्ट्रक्चर और लॉस बहुत ही डिफरेंट है, तो उनको सजा देना इतना आसान नहीं था। लेकिन ये प्रूफ मिलने की आधारित उस समय के हंगरी के राजा, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने क्या किया, उसने जो भी टाइटल्स ये बेतौरी पर था, या बेतौरी पर जो भी फैमिली टाइटल्स है, वो सब कुछ हटा दिया और उसे सजा देने के लिए घोषणा दी। इसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी, इसीलिए इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। अपने ही कैसल में एक छोटे से कमरे में इनको बंद कर दिया गया। ये 1610 की बात है, और 1614 में 4 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी जिंदगी के आधारित भी कई मूवीज बन चुके हैं, कई रिपोर्ट्स लिखे गए हैं, कई मूवीज जैसे कि काउंट ऑफ ड्रैकुला, ऐसे कई मूवीज बनाई गई है, मुझे अब याद नहीं आ रही है, ऐसे कई मूवीज बनाई गई है। और ऐसा माना जाता है ब्राम स्टोकर ने अपने ड्रैकुला नाम की नॉवल भी इनकी कहानी के आधारित लिखा है। अब कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये भी है कि बेतौरी एक नॉर्मल सी औरत थी, और ये जो हुआ उनके साथ वो एक जाल था, मतलब एक साजिश था। उस टाइम की कुछ रॉयल फैमिलीज में कुछ होता है ना, तो इसकी वजह से ऐसा ही कुछ हो सकता है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि ये उनका एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कि जैसे कि मैंने कहा उन्हें बचपन से ही खून से बहुत लगाव था, और उनके फैमिली में भी खून को लेके विचक्राफ्ट, ऐसे बहुत कुछ चीजें होती रहती थी, तो ये सब कुछ देख के ही बेतौरी का बचपन बीत गया। तो शायद इनका इन्फ्लुएंस उन पर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बना दिया होगा, एंड दैट माइट बी द रीजन, ऐसा लोगों का कहना है। पर जो भी है, उन्होंने अपने गिनेस बुक में अपना टाइटल बना लिया है। अब ये थी एलिजाबेथ बेतौरी की कहानी। अब आपका इस पर क्या राय है,
मुझे बताइए कमेंट्स के जरिए। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।